नमस्ते। आज हमारे सामने जो जानकारी है वो 2025 की घटनाओं से जुड़े ढेर सारे तथ्य हैं। विज्ञान, खेल, पर्यावरण, नीति, मतलब सब कुछ इसमें है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा काम इन बिखरी हुई जानकारियों के पीछे की बड़ी कहानी को समझना है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग तो हमेशा ही चर्चा में रहती है। हाँ, और नॉर्वे का टॉपर होना कोई हैरानी की बात नहीं है। स्कैंडिनेवियाई देश अक्सर ऐसे इंडेक्स में आगे रहते हैं। पर यहाँ जो गहरी बात है वो ये है कि ऐसा क्यों है। ये सिर्फ मजबूत कानूनों की वजह से नहीं है, बल्कि वहाँ की, आप कह सकते हैं, सामाजिक संरचना और सरकार की जवाबदेही की संस्कृति का नतीजा है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, एक तरह का आईना है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी एक खबर देखते हैं। CSIR का एक मिशन है नेट जीरो इनोवेशन पर, हाँ, सस्टेनेबल पैकेजिंग से जुड़ा हुआ। और इसे तिरुवनंतपुरम में स्थित CSIR NIST की टीम देख रही है। ये नेट जीरो शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। और इसकी वजह भी है। पैकेजिंग, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। इस मिशन का मकसद सिर्फ प्लास्टिक का विकल्प खोजना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना है। पूरे सिस्टम को? हाँ, मतलब ऐसे मटेरियल बनाना जो आसानी से गल जाएं, रिसाइकलिंग को बेहतर बनाना, और ये सोचना कि क्या हमें वाकई इतनी पैकेजिंग की जरूरत है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह, मतलब ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, सिक्किम के सोरेंग जिले में। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। सिक्किम तो पहले से ही दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है, और अब मछली पालन में भी वही कर रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जैविक खेती सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। जब एक राज्य अपनी पूरी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को जैविक बनाने का फैसला करता है, तो वो एक मिसाल कायम करता है। यहाँ एक अच्छी खबर है जो वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी है। SOWC 24 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता दर 95% से ज्यादा हो गई है। ये दशकों की मेहनत का नतीजा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, टीके और पोषण, इन सब ने इसे संभव बनाया है। सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक और कहानी छिपी है, क्षेत्रीय असमानता की। वैश्विक औसत तो अच्छा है, पर कई विकासशील देशों के दूर दराज के इलाकों में ये दर अभी भी बहुत कम है। तो जश्न मनाने के साथ साथ ये हमें याद दिलाता है कि काम अभी अधूरा है। अब तकनीक की बात करते हैं, और ये काफी अनोखा है। भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रणाली पवनाचित्रा। हाँ, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। स्वसंचालित का मतलब इसे बाहरी पावर सोर्स की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात इंडोर वायु गुणवत्ता पर ध्यान देना है। हम हमेशा बाहरी प्रदूषण की बात करते हैं, गाड़ियां, फैक्ट्रियां। सही बात है। लेकिन हम अपना लगभग 90% समय इमारतों के अंदर बिताते हैं, जहां हवा भारी हवा से भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। ये तकनीक इस अदृश्य खतरे पर रोशनी डालती है। खेल की दुनिया से एक फटाफट अपडेट। 47वीं HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। ठीक है, यानी देश में हैंडबॉल जैसे खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। चलिए वापस वायु गुणवत्ता पर आते हैं, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर। IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित देश है। यह 2023 के तीसरे स्थान से एक सुधार है। क्या इसे अच्छी खबर माना जाए? देखिए, ये एक ग्लास आधा भरा है आधा खाली है वाली स्थिति है। सुधार होना सकारात्मक है। ये दिखाता है कि उठाए हुए कदमों का कुछ असर हो रहा है। लेकिन चौथा सबसे प्रदूषित देश होना अभी भी एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य इमरजेंसी है। यह हमें बताता है कि वायु प्रदूषण कोई एक साल की समस्या नहीं है। इसके लिए दशकों तक लगातार प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। अब पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर इजराइल ने अपना ड्रोन 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इसके लिए SpaceX के Falcon 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है ये गठजोड़। एक देश, मतलब इजराइल, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी SpaceX पर निर्भर कर रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। यह स्पेस सेक्टर के बदलते स्वरूप का प्रतीक है, जहां अब देशों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। बजट 2025-26 में अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। 50,000? हाँ, 50,000।
ये संख्या बहुत बड़ी है। संख्या तो बहुत बड़ी है और ये एक शानदार पहल है, लेकिन असली चुनौती इन लैब्स को सिर्फ उपकरण वाले कमरे बनने से रोकना है। मतलब इन लैब्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या शिक्षकों को सही ट्रेनिंग मिलती है और क्या छात्रों को सच में सवाल पूछने, प्रयोग करने और असफल होने की आजादी दी जाती है। खेल के दुनिया से एक और खबर। FIVB बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वीडन के डेविड अहेम और जॉनथन हेलविग चैंपियन बने। स्वीडन का बीच वॉलीबॉल में दबदबा बढ़ता जा रहा है, जो दिलचस्प है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से गर्म देशों का खेल माना जाता है। और अब भारतीय फुटबॉल की बात। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी भारत के घरेलू फुटबॉल की आत्मा है। पश्चिम बंगाल का 33वीं बार जीतना उनकी फुटबॉल विरासत को दिखाता है। ये सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है। अब बात करते हैं उद्यमिता की, खासकर महिलाओं की। नीति आयोग ने 2017 में महिला उद्यमिता मंच मतलब WEP शुरू किया था। हाँ, जिसे एम्पावर हर बिज जैसे कार्यक्रम निकले। सही। ये मंच सिर्फ ट्रेनिंग या फंड देने के बारे में नहीं है, इसका सबसे बड़ा योगदान एक नेटवर्क और एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है। अच्छा, भारत में कई महिलाएं शानदार बिजनेस आइडिया होने के बावजूद सामाजिक या पारिवारिक दबाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। ये प्लेटफॉर्म उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है, जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी छलांग, इस बार फ्रांस के साथ मिलकर। ट्रिश्ना सैटेलाइट, जो इसरो और CNES का एक जॉइंट मिशन है। ट्रिश्ना को आप पृथ्वी का डिजिटल थर्मामीटर समझ सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर? हाँ, ये बहुत सटीकता से पृथ्वी की सतह के तापमान और नमी को मापेगा। इसका मतलब है कि हम सूखे की भविष्यवाणी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, किसानों को बता पाएंगे कि कब और कितना पानी देना है, और शहरों में हीट आइलैंड प्रभाव को समझ पाएंगे। ये तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। CSIR IMMT के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालने के लिए एक नया हाइब्रिड एरोसेल बनाया है। हाँ, अर्बन माइनिंग कहते हैं इसे। मतलब हम सचमुच कचरे से सोना निकाल सकते हैं? हाँ। क्या ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पे काम कर सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 1 टन अयस्क से जितनी मात्रा में सोना निकलता है, उससे कई ज्यादा सोना 1 टन पुराने मोबाइल फोन से निकल सकता है। अरे वाह! चुनौती इसे आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की है। यह एरोसेल उसी दिशा में एक कदम है। यह दिखाता है कि भविष्य का संसाधन शायद जमीन के नीचे नहीं बल्कि हमारे शहरों के कबाड़ में छिपे हैं। फुटबॉल से एक और अपडेट। ड्यूरांट कप 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डायमंड हार्बर FC को हराकर खिताब जीता। नॉर्थ ईस्ट का जीतना भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि ये दिखाता है कि प्रतिभा अब सिर्फ पारंपरिक केंद्रों तक सीमित नहीं है। अब डेटा की बात करते हैं, जो नीतियों की रीढ़ होता है। NSO का NV स्टैट्स इंडिया प्रकाशन 2018 से हर साल जारी हो रहा है। ये सुनने में थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पर्यावरण से जुड़ा डेटा अलग अलग मंत्रालयों में बिखरा होता था। ये प्रकाशन उस सारे डेटा को एक जगह लाता है। इसका फायदा यह है कि जब नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के पास एक ही विश्वसनीय स्रोत से जानकारी होती है, तो पर्यावरण पर एक सार्थक बहस हो सकती है। और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत जेन, दुनिया का पहला सरकारी फंड से बना मल्टी मॉडल LLM 2025 में लॉन्च हुआ। मल्टी मॉडल का क्या मतलब है? मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों मतलब टेक्स्ट को नहीं समझता। अच्छा। बल्कि ये तस्वीरें, आवाज और शायद वीडियो को भी समझ और प्रोसेस कर सकता है। आप उसे भारत के किसी भी गांव की तस्वीर दिखाकर पूछ सकते हैं कि यहाँ कौन सी फसल उगाई जा रही है। कमाल है। ये AI को सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहरी लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए उपयोगी बनाने की एक बड़ी छलांग है। और इसी से जुड़े एक और खबर है। बजट 2025 में इंडिया AI मिशन के तहत शिक्षा में AI के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक नया उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। देखिए, अब डॉट्स जुड़ रहे हैं। हाँ। पहले अटल टिंकरिंग लैब से स्कूलों में नींव रखी, फिर भारत जेन जैसा बड़ा AI मॉडल बनाया, और अब उसे शिक्षा में इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष केंद्र। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। अब वैश्विक व्यापार पर आते हैं। CBM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये सीमेंट, लोहा, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे आयातों को लक्षित करता है। ये है क्या असल में? आसान शब्दों में, ये यूरोपियन यूनियन का एक तरह का कार्बन टैक्स है जो इंपोर्टेड सामान पर लगेगा। अच्छा, एक टैक्स? हाँ।
ईयू का कहना है कि अगर हमारे देश में स्टील बनाने में पर्यावरण नियमों का पालन होता है और उस पर लागत आती है, तो बाहर से आने वाले स्टील पर भी वैसी ही लागत लगनी चाहिए। भारत जैसे देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। एक त्वरित वित्तीय तथ्य, एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपए है। ये वित्तीय समावेशन को और गहरा बनाने की एक और कोशिश है। खेल पर वापस आते हैं। पुर्तगाल 2025 फीफा U17 विश्व कप का चैंपियन बना। ये दिखाता है कि भविष्य के फुटबॉल सितारे कहाँ से आ रहे हैं। अब एक सामाजिक योजना ही बात। नवसारी में हुए लखपति दीदी सम्मेलन में 2.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 450 करोड़ रुपए दिए गए। लखपति दीदी नाम बहुत आकर्षक है, पर इसके पीछे का विचार बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और तकनीक का उपयोग सिखाना है, ताकि वे अपनी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक ले जा सकें। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपना पहला एनडीसी 2015 में जमा किया था। एनडीसी सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक वादा है जो हर देश दुनिया से करता है। भारत के 2015 के एनडीसी में 3 बड़े लक्ष्य थे। अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से बनाना और ज्यादा पेड़ लगाकर एक कार्बन सिंक बनाना। एक और महत्वपूर्ण पहल, कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। भारत के पहाड़ी राज्यों में, खासकर हिमालय में, भूस्खलन एक बहुत बड़ी और जानलेवा आपदा है। अब तक हमारे पास चेतावनी का कोई भरोसेमंद सिस्टम नहीं था। तो ये केंद्र मदद करेगा। हाँ, ये केंद्र सैटेलाइट डेटा, बारिश के पैटर्न और जमीन की संरचना का विश्लेषण करके समय पर चेतावनी जारी करने की कोशिश करेगा। अगर ये सफल होता है तो इससे हर साल सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, संजीव रंजन को IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स, जैसे झीलें, तालाब, दलदल, ये हमारे ग्रह के गुर्दे की तरह हैं। वे पानी को साफ करते हैं। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वेटलैंड्स को बचाना सिर्फ कुछ पक्षियों या पौधों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। अब रियल एस्टेट सेक्टर की बात। रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए SWAMIH फंड 2 का कोष 15,000 करोड़ रुपए है। यह फंड उन हजारों घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पैसे सालों से रुकी हुई परियोजनाओं में फंसे हैं। यह सरकार द्वारा बाजार की एक विफलता को ठीक करने का एक उदाहरण है। ऊर्जा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर। सरकार ने 20,000 करोड़ के बजट के साथ एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR मिशन शुरू किया है। हाँ, और लक्ष्य है 2033 तक 5 इकाइयां चालू करना। ये SMR हैं क्या? SMR को आप परमाणु रिएक्टरों का मिनी और स्मार्ट संस्करण समझ सकते हैं। पारंपरिक परमाणु रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं, SMR छोटे होते हैं। इन्हें एक फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी ले जाकर स्थापित किया जा सकता है। मतलब ये ज्यादा सुरक्षित है? माना जाता है कि ये ज्यादा सुरक्षित भी हैं। ये भारत के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा दांव है, खासकर जब हमें 24/7 स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत है। तो एक तरफ परमाणु ऊर्जा पर दांव है और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा पर भी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की टुवर्ड्स 1000 रणनीति का लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना। विशाल, $1 ट्रिलियन। ये दिखाता है कि अब सौर ऊर्जा सिर्फ एक प्रायोगिक तकनीक नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बन चुका है। और फिर से आत्मनिर्भरता की बात। विंध्याचल के पावर प्लांट में फ्लू गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए नेट्रा की स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये SMR मिशन और भारत जैन वाली बात से जुड़ता है। कार्बन कैप्चर एक ऐसी तकनीक है जो बिजली संयंत्रों के धुएं से CO2 को अलग कर लेती है। अभी तक ये तकनीक बहुत महंगी और ज्यादातर विदेशी थी। तो स्वदेशी तकनीक से फायदा होगा। बिल्कुल, ये इसे सस्ता और भारत की परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त बना सकता है। एक और निवेश की घोषणा। IIT मद्रास के संगम 2025 कार्यक्रम में डीप टेक इकोसिस्टम के लिए 10,000 करोड़ की दूसरी प्रतिबद्धता की घोषणा हुई। ये डीप टेक क्या है? डीप टेक उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जो ऐप या वेबसाइट बनाने के बजाय मौलिक वैज्ञानिक खोजों पर काम करते हैं, जैसे AI, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग।
इनमें निवेश करना मतलब भविष्य की नींव रखना है। और अंत में एक कूटनीतिक खबर। मलेशिया ने 2005 में पहले ईस्ट एशिया समिट और 2025 में 20वें शिखर सम्मेलन दोनों की मेजबानी की। ये एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर है। ईस्ट एशिया समिट एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच है। मलेशिया का 20 साल बाद फिर से मेजबानी करना इस क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करता है। एक नाम सामने आया है, त्रिनेत्र। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडैक ने बनाया है। हाँ, सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म का कोड नेम लगता। नाम तो वाकई मजेदार है, लेकिन इसका काम बहुत गंभीर है। देखिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस। एग्जैक्टली इसका असली मतलब है कि भारत को अपने सबसे संवेदनशील डेटा के लिए विदेशी सुपर कंप्यूटरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि मिसाइल सिमुलेशन या आर्थिक मॉडलिंग। बिल्कुल। और त्रिनेत्र उन सुपर कंप्यूटर्स के दिमागों को जोड़ने वाली नसें हैं। वो डेटा को सुरक्षित और बिजली की तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता देती हैं। अच्छा, ये हमारी तकनीकी संप्रभुता का आधार है। यानी ये सिर्फ एक केबल या नेटवर्क नहीं है, ये हमारी रणनीतिक आजादी का एक हिस्सा है। सही। और इसी तकनीक की दुनिया में एक दूसरा सिरा भी है। IIT बॉम्बे ने एरो ट्रैक नाम का एक उपकरण बनाया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। जो गांव में पानी की जांच करता है और इसकी कीमत 5,000 रुपए से भी कम है। यही तो भारत के इनोवेशन का कमाल है। एक तरफ त्रिनेत्र जैसी बेहद जटिल और महंगी तकनीक है जो देश की सुरक्षा के लिए है, और दूसरी तरफ एरो ट्रैक जैसा सस्ता और सरल इनोवेशन जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। साफ पानी की बुनियादी जरूरत, इसे ही फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं। अच्छा, फ्रूगल इनोवेशन। हाँ, जब आप वर्ल्ड क्लास दिमाग का इस्तेमाल जमीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं तो असली बदलाव आता है। और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। IIT कानपुर और सेबी ने मिलकर एक हैकाथॉन किया जिसका विषय था वित्तीय डेटा का लोकतंत्रीकरण। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी जानकारी अब सिर्फ बड़े ब्रोकरों या अमीरों की तिजोरी में बंद नहीं रहेगी। मतलब सबके लिए उपलब्ध होगी। सोचिए, आज कोई छोटा स्टार्टअप AI का इस्तेमाल करके हजारों पन्नों की कंपनी रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकता है और एक आम निवेशक को बता सकता है कि उसे कहाँ पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल। पहले ये काम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां कर पाती थी। ये ज्ञान को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके लिए उपलब्ध कराना है। और एक और उदाहरण है IITM पुणे का भारत फोकास सिस्टम। हाँ, इससे अब मौसम विभाग यानी IMD इस्तेमाल कर रहा है और ये 6 किलोमीटर के छोटे से दायरे तक सटीक मौसम का अनुमान लगा सकता है। 6 किलोमीटर की सटीकता, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई ये आपदा प्रबंधन और कृषि के लिए एक गेम चेंजर है। अब हम ये बता सकते हैं कि एक ही जिले के किस हिस्से में ज्यादा बारिश होगी और कहाँ कम। तो इससे किसान को अपनी फसल को लेकर फैसला लेने में बहुत मदद मिलती होगी। जाहिर है। या फिर किसी चक्रवात के आने पर यह पता लगाना कितना आसान हो जाता है कि ठीक किस गांव को पहले खाली कराना है। ये तकनीक जाने और फसलें दोनों बचाती है। तकनीक से अब सरकारी योजनाओं पर आते हैं जहां सरकार बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रही है। जैसे सतत योजना, जिसका लक्ष्य 2023-24 तक 15 मिलियन मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना है। ये योजना एक तीर से कई निशाने साधने का बेहतरीन उदाहरण है। इरादे कौशल विकास में भी दिख रहे हैं। सरकार ITIs को बेहतर बनाने पर 50,000 करोड़ रुपए लगा रही है। वहीं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक 40,000 लोगों को ट्रेनिंग देना है। पर ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये आम कपड़ों से अलग कैसे है? टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब है ऐसे कपड़े जो सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि किसी खास इंजीनियरिंग मकसद के लिए बने हैं। योजनाओं की बात करें तो स्वच्छता एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 27 दिसंबर 2024 तक भारत के 85% गांव ODF प्लस हो गए हैं। ये प्लस का क्या मतलब है? ODF यानी खुले में शौच से मुक्त। ये तो पहला कदम था। सही। ODF प्लस का मतलब है कि गांव में सिर्फ शौचालय नहीं है बल्कि वहां गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन का एक स्थायी सिस्टम भी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। योजनाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है। PM सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। फिर PM युवा 3.0 है जो 75 युवा लेखकों को चुनती है। जैसे AI किरण योजना जो विज्ञान में महिलाओं के लिए है। हाँ, पर यह सिर्फ महिलाओं को विज्ञान में लाने की बात नहीं करती बल्कि ये मानती है कि AI जैसे भविष्य के क्षेत्रों में अगर लैंगिक समानता नहीं होगी
तो हम अपनी आधी आबादी की इनोवेशन क्षमता खो देंगे। ये बहुत बारीक और लक्षित सोच को दिखाता है। तकनीक और योजनाओं में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक और क्षेत्र है जहां भारत की पहचान तेजी से बदल रही है, और वो है खेल का मैदान। बिल्कुल। एशियाई खेल 2023 में सिफत कौर समरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में न सिर्फ व्यक्तिगत स्वर्ण जीता, बल्कि टीम इवेंट में रजत भी हासिल किया। ये भारतीय निशानेबाजी की गहराई को दिखाता है। अब हमारे पास सिर्फ कुछ स्टार खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है। अच्छा। जब एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम दोनों में मेडल लाता है, तो ये दिखाता है कि हमारा टैलेंट पूल कितना बड़ा और प्रतिस्पर्धी हो गया है। और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में होंगे, हाँ, उनमें मल्लखम्ब और योगासन जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों को अब पदक स्पर्धाओं में शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। जब मल्लखम्ब जैसा खेल राष्ट्रीय खेलों में पदक स्पर्धा बनता है, तो उसे एक नई पहचान मिलती है और नए बच्चे उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। और उसे सरकारी फंडिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ये अपनी संस्कृति को खेल के जरिए जिंदा रखने और उसे सम्मान देने का एक तरीका है। राष्ट्रीय खेलों में एक और दिलचस्प बात हुई। सर्विसेज की टीम ने 68 स्वर्ण पदकों के साथ टॉप किया। हाँ, जबकि कुल पदकों के मामले में महाराष्ट्र आगे था। सर्विसेज का प्रदर्शन हमेशा की तरह उनके अनुशासन और खेल के प्रति उनकी संस्थागत प्रतिबद्धता को दिखाता है। और 39वें राष्ट्रीय खेल बिहार में होंगे। और बिहार जैसे राज्य का राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना ये संकेत देता है कि अब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कुछ बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है, इसका विस्तार हो रहा है। ये खेल का लोकतंत्रीकरण जैसा है, कह सकते हैं। चलिए अब कुछ वैश्विक रैंकिंग्स की बात करते हैं, जहां भारत की कहानी फिर से विरोधाभासी हो जाती है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर था। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। बहुत ही ज्यादा। चिंताजनक ही नहीं, ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि हमारी हवा की गुणवत्ता, हमारी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी नीतियां दुनिया में सबसे खराब में से हैं। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा ऑक्सफैम की रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स से आता है। हाँ। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अरबपतियों के 60% संपत्ति विरासत या भाई भतीजावाद से आती है, मेहनत से नहीं। हर रैंकिंग निराशाजनक नहीं है। GORS 2025 की रैंकिंग में IIT दिल्ली दुनिया में 28वें स्थान पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक सुधरकर 38वीं हो गई है। एक और रैंकिंग में IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2024 में सिंगापुर ने टॉप किया है। सिंगापुर की सफलता हमेशा सरकारी दक्षता, व्यापार करने में आसानी और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी होती है। वो दूसरे देशों के लिए एक रोड मैप की तरह है। चलिए अब कुछ विविध घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। पैरालंपिक भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। जब एक खिलाड़ी जिसने खुद उस खेल को जिया है प्रशासन में आता है, तो वो खिलाड़ियों की जरूरतें बेहतर समझता है, संगठन में विश्वास और पारदर्शिता लाता है। हाँ, ये खिलाड़ियों द्वारा खिलाड़ियों के लिए वाला मॉडल है जो अक्सर सफल होता है। जब मैंने समुद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में सीधे अंतरिक्ष मिशन आए। एक अच्छी तुलना है। भारत मत्स्य 6000 नाम के एक सबमर्सिबल में 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं कि समुद्र के गहराइयां भारत के लिए अगला स्पेस फ्रंटियर है? बिल्कुल। जैसे अंतरिक्ष में उपग्रह और अन्वेषण के अवसर हैं, वैसे ही समुद्र की गहराइयों में खनिज, ऊर्जा और जैव विविधता का खजाना छिपा है। और अभी तक सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास ही इतनी गहराई तक जाने की तकनीक है। सही। ये मिशन भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करेगा और गहरे समुद्र के संसाधनों पर हमारे दावे को मजबूत करेगा। जमीन पर भी ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बड़ा हो रहा है। दिल्ली में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े 20 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। BSS, हाँ। ये क्या है? इसे दिल्ली शहर का एक विशाल पावर बैंक समझिए। पावर बैंक? हाँ, जैसे आप दिन में अपना पावर बैंक चार्ज करते हैं और रात में फोन, वैसे ही ये सिस्टम दिन में सौर ऊर्जा को स्टोर करता है। और शाम को जब बिजली की मांग बढ़ जाती है तब ये ग्रिड को संभालता है।
भारत के विशाल सौर ऊर्जा लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए ऐसे बड़े बैटरी सिस्टम बहुत जरूरी हैं। और अंत में संरक्षण के मोर्चे पर असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फैल्कन चलाया गया और वाराणसी में एक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऑपरेशन फैल्कन दिखाता है कि वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए अब पुलिस और वन विभाग जैसी अलग अलग एजेंसियों का साथ आना कितना जरूरी है, क्योंकि ये एक संगठित अपराध है। बिल्कुल। और वाराणसी का शिखर सम्मेलन एक दिलचस्प प्रयोग है। ये आज की पीढ़ी को उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत से जोड़ने की कोशिश है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी 2025 जिसे महाराष्ट्र ने जीता है, अब ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है ना, इसका कुछ खास मतलब है। हाँ, ये बहुत खास है। ये ट्रॉफी भारत के राष्ट्रीय खेलों में ओवरऑल चैंपियन को मिलती है। अच्छा, ओवरऑल चैंपियन। जी, मतलब वो राज्य जो लगभग हर खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो महाराष्ट्र की ये जीत दिखाती है कि वहाँ सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत चौतरफा खेल का माहौल है। ये एक राज्य के खेल कार्यक्रम की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना है, कह सकते हैं। और खेल की दुनिया में ही एक और बड़ी खबर है जो खेल को नई सीमाओं तक ले जा रही है। 2027 का क्रिकेट विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ साथ नामीबिया में भी होगा, और वो भी पहली बार। ये नामीबियाई क्रिकेट के लिए गेम चेंजर है। सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आपके देश में खेलने आते हैं तो अगली पीढ़ी पर इसका क्या असर होता है। सही बात है। इससे सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं बल्कि पूरे देश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है। ये एक तरह से उस पूरे क्षेत्र में क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है। खेल को नई जगहों पर ले जाना एक बात है, और अपने ही देश में लोगों को प्रकृति के करीब ले जाना दूसरी। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैलानी बिछिया नैरो गेज रूट पर एक विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के साथ। ये विस्टाडोम कोच क्या भला है? ये असल में अनुभव को बेचने का एक शानदार तरीका है। विस्टाडोम कोच में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और छत होती हैं। अच्छा। तो आप ट्रेन में बैठे बैठे जंगल को एक 180 डिग्री व्यू में देख सकते हैं, जैसे आप उसी का हिस्सा हों। वाह! ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जहां सफर खुद ही मंजिल बन जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना था, जिसे अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। क्या ये एक नाकामी है या कुछ और? देखिए, इसे नाकामी कहना ठीक नहीं होगा। ये मिशन के विशाल आकार और उसकी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है। भारत के हर गांव के हर घर तक साफ पानी की पाइपलाइन पहुंचाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लम्बिंग परियोजनाओं में से एक है। हाँ, ये तो है। तो डेडलाइन बढ़ाने का मतलब अक्सर ये होता है कि आप काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। जल्दबाजी में पाइप बिछाने से बेहतर है कि टिकाऊ काम किया जाए। और अब एक ऐतिहासिक पल की बात। 30 मई 2025, इस दिन महिला कैडेटों का पहला बैच नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से पास आउट हुआ। इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर देखा जाए या इसके गहरे मायने हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ लैंगिक समानता की बात नहीं है, ये भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का भी प्रतीक है। कैसे? भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक से लड़ी जाएंगी। और आप अपनी 50% आबादी को इस प्रक्रिया से बाहर रखकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है। ये टैलेंट पूल को दोगुना करने जैसा है। बिल्कुल। टैलेंट की बात हुई तो अब बात करते हैं एक ऐसे विचार की जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। ओडिशा ने अपनी वन संपदा को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की पहल की है। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में हमारी जो सामान्य जीडीपी होती है, वो सिर्फ उत्पादन और कमाई गिनती है। वो ये नहीं गिनती कि उस कमाई के लिए हमने कितने जंगल काटे या कितनी नदियां प्रदूषित की। ग्रीन जीडीपी उस नुकसान को भी हिसाब में लेती है। अच्छा। तो ओडिशा, जिसका लगभग 44% हिस्सा जंगल है, ये कह रहा है कि हमारे जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, वे साफ हवा, पानी और बहुत कुछ देते हैं, और उनकी भी एक आर्थिक कीमत है जिसे विकास के खाते में जोड़ा जाना चाहिए। विकास और पर्यावरण की बात चली है तो दीव की मिसाल तो कमाल की है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला शहर बन गया है, सिर्फ 13 मेगावाट की क्षमता के साथ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल दीव जैसे छोटे धूप वाले केंद्र शासित प्रदेश के बाहर भी काम कर सकता है? अब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दीव एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये साबित करता है कि 100% आत्मनिर्भरता तकनीकी रूप से संभव है।
बेशक इसे उत्तर भारत के किसी बड़े शहर में दोहराना मुश्किल होगा, जहां जमीन कम है और ऊर्जा की जरूरत ज्यादा, लेकिन ये दूसरे छोटे शहरों, कस्बों, यहां तक कि बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए भी एक प्रेरणा है कि सही योजना से ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ऊर्जा स्वतंत्रता की तरह ही देश की सुरक्षा भी जरूरी है। एक कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो 12 राज्यों के सीमावर्ती गांवों के विकास पर केंद्रित है। हम अक्सर सीमा पर सेना की तैनाती की बात करते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम गांवों को मजबूत करने की बात करता है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि सीमा की पहली रक्षा दीवार वहां रहने वाले लोग होते हैं। हाँ, सही बात है। अगर सीमावर्ती गांवों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और रोजगार नहीं होगा, तो लोग वहां से पलायन कर जाएंगे और खाली गांव वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कार्यक्रम है जो सीमा को भीतर से मजबूत करता है। अब सीमाओं के पार चलते हैं। जुलाई 2024 में रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ऐसे सम्मानों का कूटनीति में क्या वजन होता है? इनका बहुत प्रतीकात्मक वजन होता है। जब एक देश किसी दूसरे देश के नेता को अपना सर्वोच्च सम्मान देता है, तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता। ये दो देशों के बीच के गहरे और मजबूत रिश्ते को दुनिया के सामने जाहिर करना होता है। बिल्कुल। खासकर ऐसे समय में जब दुनिया कई गुटों में बट रही है, ये एक बड़ा संदेश देता है। वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हुई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की साख बढ़ रही है। THI एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु देश में सबसे ऊपर और एशिया में 38वें स्थान पर रहा। ये रैंकिंग्स एक तरह से अकादमिक दुनिया का ओलंपिक्स हैं। अच्छा। IISc का लगातार टॉप पर रहना दिखाता है कि भारत में वर्ल्ड क्लास रिसर्च और शिक्षा की क्षमता है। ये न केवल विदेशी छात्रों और प्रोफेसरों को आकर्षित करता है, बल्कि देश के दूसरे संस्थानों को भी अपना स्तर सुधारने के लिए एक बेंचमार्क देता है। और भारत को एक और बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी मिली है। 2025 से 2027 तक भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA की अध्यक्षता करेगा। ये IORA क्या है और ये अध्यक्षता भारत के लिए क्यों मायने रखती है? देखिए, IORA हिंद महासागर के तट पर बसे देशों का एक संगठन है। अच्छा। और इस क्षेत्र में दुनिया का 1/3 व्यापार होता है। 1/3? हाँ, तो इसकी अध्यक्षता मिलना मतलब भारत को इस पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार के नियम और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर एजेंडा सेट करने का मौका मिलेगा। ये हिंद महासागर में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को और मजबूत करता है। भविष्य की बात करें तो इससे रोमांचक कुछ नहीं हो सकता। अमरावती में एक क्वांटम वैली टेक पार्क बन रहा है, जिसे IBM जैसी दिग्गज कंपनी बना रही है। क्वांटम वैली, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये है भी साइंस फिक्शन के सच होने जैसा। क्वांटम कंप्यूटिंग वो तकनीक है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी हजारों गुना तेजी से गणना कर सकती है। हजारों गुना? हाँ, और एक पूरी वैली इसे समर्पित करना भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा दाव है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर सेवाओं में ही नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे गहरी और मुश्किल तकनीक में भी लीडर बनना चाहता है। और अंतरिक्ष में भी हम भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंच मिशन ने काम करना शुरू कर दिया है। ये सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करेगा। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि हम सूरज से निकलने वाली उस अदृश्य आंधी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी, जो हमारे सैटेलाइट्स, GPS और पावर ग्रिड को खराब कर सकती है। अच्छा। तो पंच मिशन एक तरह का अंतरिक्ष का मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। जी। जैसे हम पृथ्वी के मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं ताकि हम तूफान से बच सकें, यह अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा ताकि हम अपनी तकनीक को बचा सकें। ऊर्जा क्षेत्र में एक और संभावित क्रांति की खबर है। ऑक्सफोर्ड, डॉरहम और टोरंटो विश्वविद्यालय मिलकर प्राकृतिक हाइड्रोजन के स्रोतों का पता लगा रहे हैं। हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुना है। ये प्राकृतिक हाइड्रोजन क्या है? यह एक बेहद रोमांचक खोज हो सकती है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन हमें बनानी पड़ती है, जिसमें काफी ऊर्जा लगती है। प्राकृतिक हाइड्रोजन जमीन के नीचे मतलब प्राकृतिक रूप से बनी हुई मिलती है, जैसे तेल या गैस। अगर हमें इसके बड़े भंडार मिल जाते हैं तो ये ऊर्जा का एक लगभग मुफ्त और पूरी तरह से स्वच्छ स्रोत हो सकता है। अरे वाह! ये ऊर्जा के पूरे समीकरण को बदल सकता है। देश के भीतर देखें तो बजट में भी एक दिलचस्प बदलाव है। वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट की हिस्सेदारी 6.8% से बढ़कर 8.86% हो गई है।
इसका असल में क्या मतलब होता है? जेंडर बजट का मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब है हर मंत्रालय अपने बजट को इस नजरिए से देखे कि उसकी नीतियों का महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या नई सड़क बनने से लड़कियों का स्कूल जाना आसान होगा? क्या कृषि बजट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? तो हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मतलब है कि अब ये सोच सरकार में और गहरी हो रही है। चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, शंघाई सहयोग संगठन SCO। इसकी आधिकारिक भाषाएं चीनी और रूसी हैं। इसे आप एक तरह से पूरब का नेटो समझ सकते हैं, जहां चीन और रूस मुख्य खिलाड़ी हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भाषा ये बताती है कि उस समूह में शक्ति का केंद्र कहाँ है और उसकी नींव किसने रखी थी। ये SCO के DNA को समझने की एक छोटी सी चाबी है। ऊर्जा पर वापस आते हैं। जुलाई 2025 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 119 गीगावाट को पार कर गई। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, इसे ऐसे देखते हैं, ये भारत के कई बड़े शहरों की कुल बिजली जरूरत से भी ज्यादा है। सच में? हाँ, और वो भी सिर्फ सूरत से। ये दिखाता है कि भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को लेकर कितना गंभीर है और कैसे हम दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन गए हैं। एक और सम्मान की खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से नवाजा। मजबूत रिश्ते बनाना ग्लोबल साउथ के देशों के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बड़ी शक्तियों से ही नहीं, बल्कि हर देश के साथ बराबरी का रिश्ता रखना चाहता है। अब जरा शहरों की एक बड़ी समस्या पर आते हैं, कचरा। दिल्ली के होलांबी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क बन रहा है। ये बहुत जरूरी कदम है। हमारे पुराने फोन, लैपटॉप, टीवी, ये कचरा जहरीला होता है। हाँ, बहुत। अभी ये ज्यादातर कबाड़ी वालों के पास जाता है, जो इसे असुरक्षित तरीके से तोड़ते हैं। एक संगठित इको पार्क का मतलब है कि इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे कीमती धातुएं भी निकलेंगी और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा। एक छोटी लेकिन अहम प्रशासनिक नियुक्ति, अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए CEO बने हैं। हाँ, ये एक प्रशासनिक खबर है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं के कामकाज को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कुशल अधिकारियों की जरूरत को दिखाती है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर अब UWMED अधिनियम 1995 कर दिया गया है। नाम बदलने के पीछे क्या सोच हो सकती है? कानूनों का नाम बदलना अक्सर नीति में बदलाव का संकेत होता है। यहाँ UWMED शब्द सशक्तिकरण और विकास पर जोर देता है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार चाहती है कि ये संस्थाएं सिर्फ संपत्तियों का प्रबंधन न करें, बल्कि समुदाय के विकास और सशक्तिकरण में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में हैरान करने वाला है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत में है, 43%। ये तो कमाल है। ये सच में कमाल है, और यह पिछले एक दशक में हुई एक खामोश क्रांति का नतीजा है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल। अब चुनौती ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये 43% प्रतिभाशाली महिलाएं सिर्फ ग्रेजुएट होकर ना रह जाएं, बल्कि उन्हें वर्कफोर्स में समान अवसर और नेतृत्व की भूमिकाएं में मिले। वैश्विक मंच पर 16वां इस्लामी शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में होगा। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक बहुत बड़ा समूह है। इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना किसी भी सदस्य देश के लिए एक बड़ा राजनीतिक सम्मान होता है। ये अजरबैजान को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने का एक बड़ा मौका देगा। भारत में रेलवे की एक और पर्यावरण अनुकूल पहल, पश्चिमी रेलवे ने ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बेडरोल बैग शुरू किए हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावी कदम है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। जब वो प्लास्टिक की जगह कंपोस्टेबल बैग अपनाता है, तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। हाँ, जाहिर है। ये दिखाता है कि बड़े संगठन भी कैसे पर्यावरण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और अब स्वास्थ्य सेवा में कुछ ऐसा हुआ है जो भविष्य की झलक दिखाता है। मणिपाल अस्पताल जयपुर में एक मरीज की कार्डियक सर्जरी हुई, जिसे 286 किलोमीटर दूर से एक सर्जन ने रोबोट के जरिए अंजाम दिया। ये कैसे संभव है? ये टेली सर्जरी का जादू है। सर्जन एक कंसोल पर बैठकर रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है और रोबोट मीलों दूर मरीज पर ऑपरेशन करता है। अविश्वसनीय। सोचिए, इसका मतलब है कि भविष्य में आपको दिल्ली या मुंबई के बेस्ट सर्जन से ऑपरेशन करवाने के लिए अपने छोटे शहर से आने की जरूरत नहीं होगी। वो विशेषज्ञता आप तक पहुंच सकती है।
ये स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। लेकिन हर खबर अच्छी नहीं होती। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत की रैंक 63 से फिसलकर 78 हो गई, और ये तब हुआ है जब ऊर्जा तक पहुंच में सुधार हुआ है। ये तो विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी पूरी कहानी कहता है। ये सूचकांक सिर्फ ये नहीं देखता है कि कितने लोगों तक बिजली पहुंची, ये भी देखता है कि बिजली आ कहां से रही है, कोयले से या सौर ऊर्जा से। अच्छा। क्या हमारा सिस्टम भविष्य के लिए तैयार है? तो हो सकता है कि पहुंच तो बढ़ी हो, लेकिन हमारी निर्भरता अभी भी जीवाश्म ईंधन पर है, या हमारे सिस्टम में स्थिरता की कमी है, जिस वजह से रैंक गिरी है। लेकिन भविष्य की एक और उम्मीद भरी तस्वीर है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, 1200 हॉर्स पावर का। ये बहुत बड़ी छलांग है। हाइड्रोजन ट्रेनें सूक्ष्म उत्सर्जन करती हैं, यानी उनसे सिर्फ पानी निकलता है। सिर्फ पानी? जी। ये इंजन बनाना साबित करता है कि भारत के पास ये तकनीक है। ये भारतीय रेलवे के डीकार्बनीकरण के विशाल लक्ष्य को हकीकत में बदलने की दिशा में एक मील का पत्थर है। शिक्षा में भी तकनीक का दखल बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में AI को एकीकृत करने के लिए सौर कार्यक्रम शुरू किया है। क्या ये बच्चों पर एक और बोझ नहीं है? ये बोझ नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी है। AI अब सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ये सिखाना कि AI कैसे काम करता है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, उन्हें भविष्य की नौकरियों और चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। ये उन्हें सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनाएगा। कृषि में भी भविष्य की तकनीक आ गई है। भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म DRR राइस 100, जिसे कमला भी कहते हैं, विकसित की गई है, जिससे उपज 19% बढ़ी है। जीनोम एडिटिंग एक कैंची की तरह है जो पौधों के DNA में बहुत सटीकता से बदलाव कर सकती है। अच्छा। इससे हम कम समय में ऐसी फसलें बना सकते हैं जो सूखा झेल सकें, जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हों और जिनकी उपज भी बेहतर हो। यह भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। शहरों की बात करें तो इंदौर हमेशा की तरह एक मिसाल पेश कर रहा है। वहां का ग्रीन वेस्ट प्लांट एक निजी फर्म के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP का एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार के पास विजन और जमीन होती है और निजी कंपनी के पास तकनीक और कुशलता। सही है। ये भी दोनों मिलते हैं तो इंदौर जैसे सफल मॉडल बनते हैं जो शहर को साफ रखने में मदद करते हैं। खेल पर वापस लौटते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 भारत ने जीता। एशिया कप जीतना हमेशा भारतीय हॉकी टीम के आत्मविश्वास के लिए एक बूस्टर डोज होता है। ये क्षेत्र में उसके दबदबे को भी कायम रखता है और टीम को ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंटों के लिए एक अच्छी लय देता है। एक और शिखर सम्मेलन 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसका फोकस AI गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ पर था। ये दिखाता है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक आर्थिक गुट नहीं रह गया है। ये अब AI जैसी नई तकनीकों के नियम कैसे बने और विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को कैसे बुलंद किया जाए, इन जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर एक साझा नजरिया बनाने की कोशिश कर रहा है। और रणनीतिक रूप से चाबहार बंदरगाह का अनुबंध भारत को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC से जोड़ता है। ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? चाबहार भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता है जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और INST एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो भारत को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ेगा। चाबहार उस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। यह व्यापार और रणनीति दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। भारतीय सेना के 2 मानवीय मिशनों का भी जिक्र है, ऑपरेशन ब्रह्मा और मिशन सागर। ये दोनों मिशन दिखाते हैं कि भारतीय सेना की भूमिका सिर्फ लड़ने तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन ब्रह्मा आपदा के समय देश के भीतर मदद पहुंचाने की क्षमता दिखाता है और मिशन सागर, जिसके तहत हिंद महासागर के द्वीप देशों को मदद पहुंचाई गई, इस क्षेत्र में भारत की सबसे पहले मदद करने वाले की भूमिका को मजबूत करता है। सागर? हाँ, प्रधानमंत्री के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण को जमीन पर उतारता है। अब बात करते हैं डेटा की। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन को 100 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। ये भूस्थानिक डेटा क्या होता है? ये हर उस डेटा को कहते हैं जो किसी खास लोकेशन से जुड़ा हो। आपके फोन का मैप, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ बाढ़ का खतरा है, किस खेत में कितनी फसल है, ये सब भूस्थानिक डेटा है। अच्छा, समझी। इस मिशन में निवेश करने का मतलब है कि हम शासन और योजना बनाने के लिए ज्यादा सटीक और बेहतर डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
पड़ोसी देशों के साथ सैन्य सहयोग भी जारी है। अभ्यास सूर्य किरण नेपाल के साथ हुआ। पड़ोसियों के साथ ऐसे संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत जरूरी होते हैं। इससे दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझती हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है, जो किसी भी संकट के समय बहुत काम आता है। और अंत में वन्यजीव संरक्षण की 2 खबरें। तमिलनाडु में 1365 नीलगिरी तहर की गिनती हुई और 2025 में शेरों की गिनती का 16वां चक्र होगा। ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि संरक्षण के प्रयास काम कर रहे हैं। नीलगिरी तहर की गिनती में केरल और तमिलनाडु का साथ आना ये दिखाता है कि वन्यजीवों के लिए राज्यों को अपनी सीमाएं भूलकर काम करना पड़ता है। और शेरों की नियमित गिनती हमें ये बताती है कि हमारी नीतियां कितनी सफल हो रही हैं और आगे क्या करने की जरूरत है। ये एक तरह से संरक्षण का रिपोर्ट कार्ड है। तो एक ट्रॉफी से शुरू करके हम तकनीक, कूटनीति और पर्यावरण से होते हुए शेरों की गिनती तक पहुंचे। ये बिखरे हुए बिंदु वाकई एक बड़े कैनवस पर भारत की एक जटिल लेकिन गतिशील तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में एक धागा साफ दिखाई देता है, बदलाव और भविष्य की तैयारी का। चाहे वो सेना में महिलाओं को शामिल करना हो, क्वांटम कंप्यूटिंग में निवेश करना हो या फिर पर्यावरण को अर्थव्यवस्था से जोड़ना हो, हर जगह एक नई सोच और आगे बढ़ने की कोशिश दिखती है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। हमने आज लगभग 40 अलग-अलग घटनाओं पर बात की। अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो जिसका आज से 10 साल बाद सबसे बड़ा और शायद अप्रत्याशित असर हो सकता है, तो वो क्या होगा? स्कूलों में AI का आना, प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज या फिर चाबहार जैसा रणनीतिक बंदरगाह? इस पर जरूर सोचिएगा।